फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन फर्स्ट इन क्लास लाइव सेशन। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे टॉपिक का नाम है रिवेन्यू। रिवेन्यू का टॉपिक हम कवर करेंगे। अब पहला टर्म यही आ जाता है कि रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। जब आप किसी भी कमोडिटी को सेल करते हो तो उससे जो आप इनकम रिसीव करते हो वो आपका रिवेन्यू कहलाता है। रिवेन्यू का मतलब हो गया इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ कमोडिटी। सेल ऑफ अ कमोडिटी, तो इसको आप रेवेन्यू कहेंगे। इसको आप रेवेन्यू कहेंगे। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि रिवेन्यू और प्रॉफिट दो अलग अलग टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पेन मैन्युफैक्चरर है, हमारी जो पेन की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पेन है जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 8 रुपीज आई और हमने उसको सेल किया है 10 रुपीज में। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 10 - 8 यानी कि 2 रुपीज पर पेन प्रॉफिट हमें मिल गया। लेकिन अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू जो है वो है हमारा 10 रुपीज। यानी कि एक प्रोडक्ट को सेल करके जो आप इनकम रिसीव करेंगे वो आपका रिवेन्यू कहलाएगा। इसी एग्जांपल को और चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कॉस्ट 8 रुपीज है और हमने किसी चीज को सेल किया है 7 रुपीज में, तो हमारी रेवेन्यू जो है वो 7 रुपीज है। एंड हमारी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअली हमारा वो लॉस है। प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस हो जाएगा। 7 - 8 = -1 का हमें लॉस हो गया। तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि रेवेन्यू का मतलब होता है जब आप किसी भी कमोडिटी को सेल करते हैं तो उसको सेल करके जो आपको अमाउंट रिसीव होता है उसको आप रेवेन्यू कहते हैं। ये बात समझ में आ गई रिया, जय? यस सर। ठीक है ना। अब रिवेन्यू हमारी इकोनॉमिक्स में हम जो रिवेन्यू चैप्टर कवर करेंगे तो इसमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसमें पहला होता है टीआर यानी कि टोटल रिवेन्यू, एंड नेक्स्ट है हमारा एमआर यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा एआर यानी कि एवरेज रिवेन्यू। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जिनका हम डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू। अब ये टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द सम ऑफ इट रेफर्स टू द सम ऑफ अमाउंट ऑफ revenue received from the sale of sum of all unit of a commodity। एक कमोडिटी की आप जितनी भी यूनिट सेल करेंगे उन सारी यूनिट को सेल करके आपको जितना भी रेवेन्यू रिसीव होगा उन सबकी वैल्यू के सम आपको आप टोटल रेवेन्यू कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्राइस ऑफ अ पेन, प्राइस ऑफ अ पेन ₹10 एंड क्वांटिटी सोल्ड, जो हमने क्वांटिटी सोल्ड की है वो करी है हमने 1000 यूनिट्स ऑफ पेन वाज सोल्ड बाय अस। तो यहां पे अगर हम टोटल रेवेन्यू निकालें तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। P stands for price, Q stands for quantity. So price into quantity. So total revenue is 10 into 1000 units, that is
10,000 रुपीज इज आर टोटल रेवेन्यू। ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। तो टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। ओके, नाउ अब टोटल रेवेन्यू के बाद हम बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू का। AR यानी के एवरेज रेवेन्यू। अब ये एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? ये होता है हमारा पर यूनिट रेवेन्यू। पर यूनिट रेवेन्यू जो होता है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है। पर यूनिट रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? आपको एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो आप टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो आपको एवरेज रेवेन्यू निकल के आएगा। यानी कि एक यूनिट पे आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से समझते हैं। अगर हमने टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो हुआ है हमारा 10,000, सॉरी 1 लाख, और प्राइस पर यूनिट है वो है हमारा 10,000, सॉरी 1,000। तो हमने क्वांटिटी एवरेज सॉरी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड। तो आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना है। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट्स वर सोल्ड, दैट इज 100। एवरेज रेवेन्यू जो आया वो कितना आ गया हमारा? वो आ गया 100। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है। तो ये समझ में आ गया जय, रिया? यस सर। जय समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है, AR जो होता है, वो होता है इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है, बट कैसे, हाउ? तो इसको समझते हैं। देखो, टोटल रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है, ये दूसरी बात हो गई। तो फ्रॉम 1 और 2 एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू की जगह पे ये प्राइस इनटू क्वांटिटी रख सकते हैं जय जय? हेलो जय, रिया? यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी है, और इस फॉर्मूले में टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी है। तो क्या टोटल रेवेन्यू की जगह पे प्राइस इनटू क्वांटिटी रखा जा सकता है? डेफिनेटली यस, रखा जा सकता है। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हुआ, एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू इक्वल टू आई प्राइस। तो दिस इज हाउ द एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। ये हमने प्रूव भी कर दिया। यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? जय क्लास में हो तुम? रिया? यस सर। समझ में आ गया यहां तक? यस सर। ठीक है, जय तुमको? ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, MR, यानी के मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू, इट रेफर्स टू चेंज इन TR when an additional unit of a commodity is sold, commodity is sold। जब आप किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट सेल करेंगे तो उससे जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा उस चेंज को आप मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस वन। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर हमें MR6 की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब हो गया कि आप टोटल रेवेन्यू एट 6 यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एट 5 यूनिट का डिफरेंस जो निकालेंगे वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आएगा। या फिर दूसरा तरीका है मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का, वो है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। यहां पे जो डेल्टा है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। यहां तक समझ में आ गया जय, रिया, यस सर। ठीक है। देखो ये तो था इनका इंट्रोडक्शन, बट अब हमें रेवेन्यू के बारे में समझना पड़ेगा। रेवेन्यू दो सिचुएशन में, पहला अंडर कॉम्पिटिटिव मार्केट और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो एक बेसिक सी चीज याद रखना, ये जो अंडर कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है यहां पे प्राइस जो है वो कांस्टेंट होता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको प्राइस को डिक्लाइन करना पड़ेगा, प्राइस विल डिक्लाइन टू सेल एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी, टू सेल एन एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जब आप किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेंगे तो उसके उस टाइम पे आप अपने प्राइस को डिक्लाइन कर रहे हो। तो ये है आपकी दूसरी सिचुएशन। तो हम यहां पे दो सिचुएशन में रेवेन्यू कर्व के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे। पहली सिचुएशन तब जब प्राइस कांस्टेंट होगा, दूसरी सिचुएशन तब जब आप कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने के लिए टोटल एवरेज जो प्राइस पर यूनिट है वो आप डिक्लाइन करेंगे। ठीक है जय, रिया, गुरकिरण, समझ में आया ये बात? यस सर। ठीक है ना। तो रेवेन्यू when price will remain constant, price will remain unchanged भी बोल सकते हैं या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, अनचेंज। तो यहां पे सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे प्राइस, क्वांटिटी ले लेते हैं। क्वांटिटी हो गया। अब क्वांटिटी जो है वो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड देन हमने निकाला प्राइस की वैल्यू। अब प्राइस हमारा क्या है, रिमेन अनचेंज, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। तो प्राइस हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट ले लेते हैं। 10 10 10 10, यानी कि हम कमोडिटी की कोई भी यूनिट सेल कर रहे हैं, हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट ही है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। देन उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि 10 इंटू 1 10, फिर ये हो गया 20, देन ये 30, देन ये 40, देन 50, देन 60, देन 70, देन 80, देन 90 एंड देन 100। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू की वैल्यू हो गई। अब टोटल रेवेन्यू के बाद हम निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू का मतलब क्या है, MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि यहां पे तो 10 ही रहेगा। अब जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करी तो आपका टोटल रेवेन्यू फिर से 10 से इंक्रीज कर गया, तो 10 हुआ। फिर देखो फिर से 10 से इंक्रीज कर गया तो फिर 10 हुआ। तो एडिशनल यूनिट जब आप सेल कर रहे हो तो उससे जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट 10 का चेंज आ रहा है, इसलिए मैं सबके सामने 10 ही वैल्यू ले रहा हूं इसकी। एंड देन अब हमें एवरेज रेवेन्यू निकालना है। तो देखो एवरेज रेवेन्यू के लिए बहुत बेसिक सी बात है कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है, और दूसरा आप टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी निकालेंगे तो भी एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो एवरेज रेवेन्यू 10 ही आएगा, और वैसे भी एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है तो भी 10 आ रहा है। अब इससे क्या देख के क्या समझ में आ रहा है, अब अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में देखेंगे तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू
और एवरेज रेवेन्यू तीनों इक्वल होते हैं। यानी कि पहला पॉइंट तो यही सामने आया, व्हेन प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, तो प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर आता है, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। ये पहली चीज हो जाती है। दूसरा, आप देख सकते हो कि जिस प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, जैसे 2:1, तो टोटल रेवेन्यू भी 2:1 से इंक्रीज करा। फिर 3:2, तो टोटल रेवेन्यू भी 3:2 से इंक्रीज करा। फिर 4:3, तो टोटल रेवेन्यू भी 4:3 से इंक्रीज करा। यानी कि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल रेशियो में इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज कॉन्स्टेंटली, टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज constantly in the same proportional ratio, same proportional ratio as the level of output increasing, as the level of output sold increases, output sold increases। तो यहां तक ये टैबुलर प्रेजेंटेशन से रेवेन्यू का बिहेवियर समझ में आया? जय, रिया, Yes, गुरकिरण। sir. ना, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझेंगे। तो देखो, जब प्राइस कांस्टेंट है तो टोटल रेवेन्यू कर्व, सबसे पहले टीआर कर्व। तो टीआर कर्व क्या होता है? टीआर कर्व कांस्टेंट अपवर्ड स्लोपिंग होगा। एक्स 0 वाई, यहां पे टोटल रेवेन्यू है और यहां पे हमारी क्वांटिटी है, और जो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व होगा वो हमारा 45 डिग्री स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है। तो टीआर कर्व जो है इज 45 डिग्री स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों? बिकॉज it rises in the same proportion, in the same proportion as the label of output increases। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करेगा उसी प्रोपोर्शनल रेशियो में हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करता है। इसी वजह से टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो 45 डिग्री स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। तो ये समझ में आ गया जय, गुरकिरण, रिया, सिद्धि? Yes, sir. नाउ अब हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो, क्योंकि मैंने बताया जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो P इक्वल टू MR इक्वल टू AR होता है। यानी कि इस सिचुएशन में अगर हम इनके कर्व को समझें तो वो सारे के सारे कर्व एक जैसे ही रहेंगे। तो यहां पे हम ले लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं। x 0 y, यहां पे प्राइस भी है, यहां पे एवरेज रेवेन्यू भी है और यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू भी है, एंड यहां पे क्वांटिटी है। तो ये हमारा मान लो एवरेज रेवेन्यू या इक्वल टू प्राइस है। अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी अगर आप बनाओगे तो वो भी इसी लाइन के ऊपर ही जाएगा। वो भी इसी लाइन के ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है। यानी कि प्राइस एंड AR एंड MR कर्व आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तीनों कर्व क्या होंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। क्यों? बिकॉज प्राइस रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो इस वजह से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं। तो ये टर्म समझ में आ गया जय, गुरकिरण, सिद्धि, रिया?
Yes, sir. ठीक है। नाउ अभी हमने जो सिचुएशन पढ़ी है, ये हमने सिचुएशन पढ़ी है वो सिचुएशन जब प्राइस कांस्टेंट है। अब हम जो जो सिचुएशन पढ़ेंगे वो है प्राइस विल डिक्लाइन to sell an extra unit of commodity, to sell an extra unit of commodity। अब इस सिचुएशन में क्या होगा इसको समझते हैं। देखो यहां पे प्राइस है, यहां पे टोटल रेवेन्यू है, देन एवरेज रेवेन्यू है, देन मार्जिनल रेवेन्यू है। तो सबसे पहले प्राइस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, यहां तक काफी है। अब ये हो गया एंड यहां पे ले लेते हैं हम लोग क्वांटिटी। क्यू से मैंने क्वांटिटी को डिनोट किया है, तो क्वांटिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने की सोच रहा हूं या सेल करता हूं तो मुझे यहां पे प्राइस को डिक्लाइन करना पड़ रहा है। तो मेरे टोटल रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ेगा? टोटल रेवेन्यू जो है वो प्राइस इंटू क्वांटिटी के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो 10 इंटू 1 10 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया एंड 6 5 जा 30 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया। तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू है। एंड देन एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है और इक्वल टू प्राइस भी होता है। तो आप 10 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो 10 ही आएगा, 18 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वैल्यू 9 आएगी, 24 डिवाइड बाय 3 करोगे तो वैल्यू 8 आएगी, 24 डिवाइड बाय 4 28 डिवाइड बाय 4 करोगे तो वैल्यू 7 आएगा। तो दैट मींस ये प्राइस के बराबर ही होता है, तो हम प्राइस वाली वैल्यू ही ले लेते हैं। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जब आप किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करते हैं तो उससे जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है उसको आप मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने किसी भी कमोडिटी की 0 यूनिट सेल करी तो टोटल रेवेन्यू 0 रहा, लेकिन जैसे ही आपने 1 एक्स्ट्रा यूनिट सेल करी तो टोटल रेवेन्यू 10 आ गया, तो यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू 10 हुआ। अब फिर आपने क्या करा, फिर से आपने कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट और सेल करी। जैसे ही कमोडिटी की आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करी तो आपका टोटल रेवेन्यू 8 से इंक्रीज कर गया, तो 8 हो गई वैल्यू। फिर देन 6 से इंक्रीज करा तो 6 हो गई। फिर एक और एडिशनल यूनिट चेंज करने पे 4 से हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 0 हो गया एंड देन -2 हो गया। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का बिहेवियर हुआ। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करके मैक्सिमम होके फॉल करने लगता है, एवरेज रेवेन्यू डिक्लाइन करता चला जाता है बट कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन करता है, जीरो हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, ये एवरेज रेवेन्यू के बारे में और ये टोटल रेवेन्यू के बारे में विद द हेल्प ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये समझ में आ गया? जय, गुरकिरण, सिद्धि, रिया। Yes, sir. ठीक है। अब देखो इनका बिहेवियर थोड़ा ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, तो हम बिहेवियर लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज करता है, दिमाग में रख लेना, टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज करता है, मैक्सिमम होके फॉल कर जाता है। एवरेज रेवेन्यू यहां पे डिक्रीज कर रहा होता है और मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करता है, जीरो होके नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये टर्म समझ में आ गई सबको? हेलो? Yes, sir. ठीक है, नाउ कंटिन्यू करते हैं। हम्म सबसे पहले टीआर कर्व देखो, टोटल रेवेन्यू का बिहेवियर क्या था? 0 वाई, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है और यहाँ पे क्वांटिटी है। टीआर पहले इंक्रीज करता है, मैक्सिमम होके फॉल करने लगता है, तो ये है हमारा टोटल रेवेन्यू का बिहेवियर। तो यानी कि इनिशियली टीआर विल इंक्रीज, reaches to maximum
then after will starts declining, then after will starts डिक्लाइनिंग, उसके बाद टोटल रेवेन्यू क्या करने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा। तो ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू का बिहेवियर, टोटल कर्व रेवेन्यू कर्व का बिहेवियर। ये समझ में आ गया जय, रिया, सिद्धि? यस सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा एवरेज रेवेन्यू, एआर कर्व। ठीक है, यहां पे है एवरेज रेवेन्यू और यहां पे है क्वांटिटी, और ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता जा रहा है। ठीक है, यानी कि ए आर विल कीप्स डिक्लाइनिंग, ए आर विल कीप्स डिक्लाइनिंग बट नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, जो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं। ये है आपका ए आर कर्व। ठीक है, अच्छा, ए आर कर्व इक्वल टू प्राइस भी होता है, तो यहां पे मैं एक्सेस पे प्राइस भी ले सकता हूं। ठीक है, और जब मैं एक्सेस पे प्राइस लेता हूं तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि यहां पे प्राइस और डिमांड को ध्यान से देखना, यहां पे प्राइस है, यहां पे क्वांटिटी है। प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो डिमांड डिक्रीज कर जाती है, प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो डिमांड इंक्रीज भी करती है। ठीक है, दैट मींस जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड डिक्रीज कर रही है, और प्राइस डिक्रीज कर रही है तो डिमांड इंक्रीज कर रही है। ऐसा रिलेशनशिप कौन सा कर्व दिखाता है जे? नेगेटिव रिलेशनशिप, प्राइस एंड डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप कौन सा कर्व दिखाता है? रिया, सिद्धि, कोई आइडिया? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप कौन सा कर्व दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में? डिमांड कर्व दिखाता है। इनवर्स रिलेशनशिप कौन सा कर्व दिखाता है? डिमांड कर्व दिखाता है। तो जब डिमांड कर्व इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है तो इस वजह से एवरेज रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो सेड टू बी डिमांड कर्व। इसको आप डिमांड कर्व भी कहेंगे। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? जय, रिया, सिद्धि, गुरकिरण? यस सर। ना, नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर कर्व। अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। एक्स, जीरो, वाई, यहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू है और यहां पे आपकी क्वांटिटी है। तो देखो, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन होके जीरो होके नेगेटिव हो जाता है। सो एमआर विल कीप्स डिक्लाइनिंग, रीचेस टू जीरो, देन बिकम नेगेटिव, और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का बिहेवियर हो गया। ये टर्म समझ में आ गया जय, रिया, सिद्धि, गुरकिरण? यस सर। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है यस सर, यस सर। ना, नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहां पे, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो, टीआर और एमआर में क्या रिलेशनशिप होता है, ध्यान से देखना। इसको मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से समझाऊंगा। एक्स, जीरो, वाई,
X0Y। यहां पे मैं टोटल रेवेन्यू ले रहा हूं और डायग्राम के सेकंड पार्ट पे मैं मार्जिनल रेवेन्यू ले रहा हूं। एक्स एक्सिस पे दोनों पार्ट पे क्वांटिटी है। अब यहां पे जो ये जो कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होके जाएगा, मैक्सिमम होके फॉल करने लगा, ये मेरा टोटल रेवेन्यू कर्व है। मैं क्या करता हूं, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू है वहां से एक लाइन नीचे तक लेके आता हूं। स्ट्रेट लाइन आपको नीचे तक लेके आनी है। एंड देन उसके बाद हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जाएगा और ये रहा एमआर। तो आप देख सकते हो कि जब टीआर इंक्रीज कर रहा है तो एमआर फॉल कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव है। तो पहला पॉइंट तो यही है, व्हेन टीआर इज राइजिंग, जब टीआर राइज कर रहा है तो एमआर इज फॉलिंग। एमआर फॉल कर रहा है बट रिमेन पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव है। नेक्स्ट, व्हेन टीआर इज मैक्सिमम, व्हेन टीआर इज मैक्सिमम, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जीरो होता है। थर्ड, व्हेन टीआर इज स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, जब टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करने लगता है तो एमआर बिकम्स नेगेटिव। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, when tr is constant, straight upward sloping, straight upward sloping, mr is parallel to x-axis, mr is parallel to x-axis। और ये सिचुएशन कब होती है? ये सिचुएशन तब होती है जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है, तब ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये चीज समझ में आ गई सब लोगों को? जय, रिया, सिद्धि Yes, एंड अदर स्टूडेंट्स। yes, sir. ठीक है, लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। तो देखो, दो सिचुएशन है, ध्यान से समझना। पहली सिचुएशन तो वो है जहां पे प्राइस कांस्टेंट होता है, ये रहा क्वांटिटी, यहां पे एआर एंड एमआर है, और ये रहा आपका पी इक्वल टू एआर इक्वल टू एमआर है। और दूसरी सिचुएशन है जब प्राइस फॉल कर रहा होता है, तो एआर एंड एमआर एंड प्राइस, और यहां पे क्वांटिटी। तो ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो यहां पे क्या होता है कि जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर होता है। ठीक है, कब? जब प्राइस कांस्टेंट है। और P इक्वल टू ए आर तो होता है बट नॉट इक्वल टू एम आर होता है। कब? जब प्राइस डिक्लाइन कर रहा होता है, प्राइस डिक्लाइन। ठीक है, एंड इसके अलावा एम आर जो है वो हाफ ऑफ ए आर होता है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हाफ ऑफ ईयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये रीजन ये है कि एवरेज रेवेन्यू जिस रेट से डाउन कर रहा होता है उसके डबल रेट से मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा होता है। इस वजह से मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हाफ ऑफ एवरेज रेवेन्यू होता है। तो यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया? जय, रिया, सिद्धि, गुरकिरण। Yes, sir. ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया है, आज की क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक कवर करा है, हमने टॉपिक कवर करा है रेवेन्यू के बारे में, और रेवेन्यू वाला चैप्टर कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे होपफुली, क्योंकि एक दो चैप्टर और बचे हैं स्टैटिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो आई विल ट्राई कि कुछ चैप्टर स्टैटिक्स के भी हम लोग कवर कर लें, ताकि दोनों बुक्स या दोनों स्टैटिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम पैरेलली लेके चल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। कुछ किसी को कुछ पूछना है? नो सर। No, sir.
ओके।